हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एकेडमी क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज मैं वर्क पावर एनर्जी का कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इससे पहले 2 लेक्चर हुआ था जिसमें वर्क पावर एनर्जी का थ्योरी कवर किए थे। और यदि इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर कर दे। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक इज मास एम। कोई ब्लॉक है जिसका मास एम है, पुल्ड ओवर द डिस्टेंस डी बाय द अप्लाइड फोर्स एफ। ये फोर्स के कारण वह डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड द पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल फोर्स हम लगाते हैं तो वो पैरेलल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। हाउ मच द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द फोर्स एफ। तो वो बोल रहा है कि ये फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा। तो हम जानते हैं कि वर्क डन होता है एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो पैरेलल डायरेक्शन में तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ एफ इंटू डी डिस्प्लेसमेंट है तो डी हो जाएगा एफ इंटू डी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये ब्लॉक ऑफ मास एम। कोई ब्लॉक है जिसका मास एम है, इज मूव्ड ओवर द डिस्टेंस डी। जो डी डिस्टेंस मूव करता है बाय द फोर्स अप्लाइड फोर्स एफ इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट। जो ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाए हुए है। तो बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन ऑन द वर्क बाय द फोर्स एफ। तो ये फोर्स के कारण कितना वर्क डन हो रहा है। तो कोई भी ब्लॉक पर, यदि कोई भी ब्लॉक यहाँ पर दिया, कोई भी ब्लॉक है, यदि उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो कोई भी डिस्प्लेस नहीं होता है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एस इंटू कॉस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 का मान होता है 0। तो यहाँ एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट डी है तो ये एफ डी इंटू 0। तो यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ ए मास एम। कोई ब्लॉक है जिसका मास एम है, ओवर द डिस्टेंस डी एंड द ऑब्जेक्ट एंड द अप्लाइड फोर्स एफ इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी ब्लॉक है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो बोल रहा है कि हाउ मच द वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक बाय द फोर्स एफ फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा। तो हम जानते हैं कि यदि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वह बॉडी को अपोज करता है। तो यहाँ पे वर्क डन निगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर पैरेलल डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा एफ इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डी दिया हुआ है तो एफ इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पर ई ऑप्शन सही होगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ट्रक ड्राइवर इज ट्रेवल बाय द पुश ए लोड ट्रक विद द अप्लाइड फोर्स के साथ वो लोड ट्रक को डिस्प्लेस कर रहा है अपना फोर्स लगा के। आगे देख लीजिए, हिज अटेम्प्ट वाज द अनसक्सेसफुल द ब्लॉक स्टेटिकली ऑन द मेटर। हाउ हार्ड द ड्राइवर पुश, हाउ मच द वर्क डन बाय द ड्राइवर। तो ड्राइवर के द्वारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। यहाँ पर लोड बहुत है हाई, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ड्राइवर के फोर्स के कारण कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे वर्क डन भी 0 होगा, क्योंकि जानते हैं कि कोई भी यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये स्पेस क्राफ्ट मूव्ड अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी स्पेस क्राफ्ट है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट रेडियस पे कोई भी स्पेस क्राफ्ट मूव कर रहा है। तो बोल रहा है कि हाउ मच द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा ऑन द स्पेस क्राफ्ट पर ड्यूरिंग द 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यदि एक ही पॉइंट से ट्रेवल करके सेम वही पॉइंट पे आके स्टॉप होता है, रुकता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो हम जानते हैं कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो यहाँ पे वर्क डन भी 0 हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा, ई होगा, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर है,
एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो अपना टूल्स को होल्ड कर रहा है। हाउ तो बोल रहा है उसका कि वो अपना टूल्स होल्ड कर रहा है, तो बोल रहा है हाउ मच द वर्क इज डन बाय द वर्कर के द्वारा कितना वर्क होगा। तो कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट होगा उसका काम करने वाला, तो वो होल्ड कर दिया एक ही पॉइंट पे, तो उसका तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इसी कारण इसका वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन सही होगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंटेनर विथ ए मास 5 kg, एक कंटेनर है जिसका मास 5 kg है, इज लिफ्टेड टू द हाइट ऑफ 8 मीटर, वह 8 मीटर लिफ्ट करता है। तो बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि लिफ्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर वर्क डन को अपोज कर रहा है, तो जिसके कारण निगेटिव होगा वर्क डन। तो वर्क डन निगेटिव होता है तो -F × S, जिस पर F निकालना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो M × एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट D। तो यहाँ पर M है 5 kg दिए हुए, इंटू D 10 ले लेते हैं, और D डिस्प्लेसमेंट 8 है दिए हुए, तो आ जाएगा 8×40 400 जूल, तो -400 जूल आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा, -400 जूल। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कंटेनर विथ ए मास ऑफ 5 kg इज लिफ्टेड टू द हाइट ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर लिफ्ट करता है कोई कंटेनर जिसका 5 kg है, वो लिफ्ट करता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो बोल रहा है वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के कारण कितना होगा, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन हो जाएगा Fs। तो वर्क डन यहाँ पे भी 5 kg है, तो 5 × D डिस्प्लेसमेंट × 8, या उस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसके कारण यह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 400 जूल, यहाँ पे 400 जूल होगा ये। उसमें था 7 नंबर में ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसमें है एक्सटर्नल फोर्स, इसी कारण यहाँ पे निगेटिव हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंटेनर विथ ए मास ऑफ 5 kg, एक कंटेनर जिसका 5 kg मास है, इज लिफ्टेड टू द हाइट ऑफ 8 kg, 8 kg हाइट लिफ्टेड करता है, एंड द रिटर्न बैक टू द ग्राउंड लेवल, वो 8 मीटर लिफ्ट करता है फिर ग्राउंड लेवल पर आ जाता है, मतलब 8 मीटर लिफ्ट किया और फिर 8 मीटर नीचे आ गया, जिस पॉइंट से लिफ्ट किया था वही पॉइंट पे आ गया। तो बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वो द्वारा वर्क डन कितना हुआ। तो जानते हैं कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जिस पॉइंट से वो लिफ्ट किया था सेम वही फिर पॉइंट पे आ गया ग्राउंड लेवल पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो जिसके कारण वर्क डन 0 हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रू ए स्टेट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द साइन ऑफ वर्क, वर्क का साइन का ट्रू पूछ रहा है, सही क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो व्हाइल द ऑब्जेक्ट मूव्स अप एंड डाउन के कारण, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो उसका साइन क्या होगा वर्क डन के। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिए हुए है कि वर्क इज पॉजिटिव इन अप डायरेक्शन, अप डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और डाउन डायरेक्शन में भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन में है कि अप डायरेक्शन में निगेटिव होगा, डाउन डायरेक्शन में भी निगेटिव होगा। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि अप डायरेक्शन में निगेटिव और डाउन डायरेक्शन में पॉजिटिव। फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन में बोल रहा है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा अप डायरेक्शन में और डाउन डायरेक्शन में निगेटिव होगा। और ये ऑप्शन में बोल रहा है कि वर्क डन ही 0 हो जाएगा अप या डाउन कोई भी में। तो इसका आंसर होगा सी, कि मतलब अप डायरेक्शन में निगेटिव और डाउन डायरेक्शन में पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन डायरेक्शन में लगता है, तो डाउन डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोर्स एज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूव ऑब्जेक्ट, रिप्रेजेंट किए हुए ग्राफ पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के ग्राफ पर दिए हुए हैं और ड्रॉ किए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बोल रहा है कि हाउ मच द वर्क इज डन
व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द 0 to 8 मीटर, ये 0 से 8 मीटर के डिस्प्लेसमेंट होने पर कितना वर्क डन हुआ। तो यहाँ पे ग्राफ में दिए हुए हैं, यहाँ पर फोर्स और 8 ही मीटर्स, यहाँ पे 8 मीटर तक ही। तो ये जानते हैं कि कोई भी ग्राफ पर जब दिए हुए रिप्रेजेंट किए हुए रहता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, तो जितना एरिया कवर करता है ग्राफ को वही एरिया वर्क डन कहलाता है। यहाँ तो रेक्टेंगुलर से बना है, तो रेक्टेंगुलर का होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे है 8 इंटू हाइट हो गया 5, तो 8 पचे 40, तो 40 जूल हो जाएगा इसका आंसर। ये ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे 11 हुआ था, अब 12 देख लेते हैं। ए फोर्स एज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूव ऑब्जेक्ट एज द रिप्रेजेंट बाई द ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किए हुए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को बोल रहा था कि हाउ मच द वर्क इज डन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द 0 to 5 मीटर, 0 से 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव करने पर कितना उसका वर्क डन होगा। तो यहाँ पे ग्राफ पर देख लेते हैं 0 to 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में इतना डिस्टेंस पे इतना हो रहा है फोर्स इस पर आ रहा है। तो इसका एरिया हो जाएगा, यही ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस हो गया इसका 5 इंटू हाइट हो जाएगा V5, तो 25 हो गया 25/2। तो इसका डिवाइड करने के बाद आ जाता है 7.5 जूल। तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5 जूल, सॉरी 12.5 जूल आएगा। 25/2 करेंगे तो आ जाएगा 12.5 जूल। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है दी फोर्स एज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूव ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को। तो बोल रहा है कि हाउ मच द वर्क इज डन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द 5 to 8, 5 से 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने के कारण कितना वर्क डन होता है। तो ग्राफ पर देख लेते हैं 5 से 8 के बीच में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स 5 से 0 तक कांस्टेंट जा रहा है यहाँ पे। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू हाइट हुआ 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट 3 किया है, तो 5×15/2, तो आ जाएगा 7 पॉइंट भाई करने पर 7.5 जूल। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दी फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूव ऑब्जेक्ट इज presented by the graph how much the work is done when the object moves from the 0 to 8, 0 to 8 मूव्स करने के बाद कितना वर्क डन होता है जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे फोर्स एफ हो गया 5 न्यूटन के सामने ग्राफ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे हाइट 0 to 8 बोल रहा है, तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा पूरा 8। तो इसका एरिया यहाँ पूरा कवर कर रहा है, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू हाइट तो 5 है इंटू 8, तो 8×5 = 40/2, तो आ जाएगा 20 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, इसका सही होगा ई। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए अप्लाइड फोर्स एफ एक्सेलरेशन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेस्ट टू ए मूव भी, रेस्ट से वेलोसिटी भी की तरफ मूव कर रहा है। तो बोल रहा है कि हाउ मच द वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स एफ, एफ फोर्स के कारण कितना वर्क डन हुआ। तो यहाँ पे 0 था और एफ मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी जितना होगा वही उतना ही वर्क डन कहलाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा हाफ mv², जितना वेलोसिटी से मूव किया उतना ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ mv², ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस इज टू द काइनेटिक एनर्जी टू मूव्स ऑब्जेक्ट
इफ नेट वर्क डन इज पॉजिटिव, नेट वर्क डन यदि पॉजिटिव है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो यदि उसका नेटवर्क डन पॉजिटिव है और डिस्प्लेस कर रहा है तो वेलोसिटी में ज़रूर ही चेंज होगा, कांस्टेंट तो होगा नहीं। यदि कांस्टेंट होता तो रेस्ट मतलब होता तो कांस्टेंट उसका वेलोसिटी रहता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ब्लॉक ऑफ ए मास 50 kg, यहाँ पर 50 kg मास है, मूव थ्रू द रफ हॉरिजेंटल सरफेस, जो हॉरिजेंटल सरफेस पर मूव कर रहा है, विद द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू 0.5, द ट्रेवल डिस्टेंस इज 20 मीटर, जो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हाँ, तो बोल रहा है हाउ मच द वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो इसमें एक आ गया है कि म्यू फ्रिक्शन का आ गया बात, तो फ्रिक्शन हम अभी नहीं पढ़ाए हैं। यदि आपसे बन जाता है तो बना कर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर आंसर भेजिएगा। तो इसको आप होमवर्क के लिए आपके लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट विथ ए मास ऑफ 4 kg, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 4 kg है, इज लिफ्टेड वर्टिकली 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से 3 मीटर वर्टिकली लिफ्ट करता है। अदर कोई दूसरा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, लिफ्ट कर रहा है 6 मीटर, 2 kg का है जो 6 मीटर लिफ्ट कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो दोनों में से सही कर रहा है, क्या होगा। तो पहले हम इन दोनों के कारण वर्क डन निकाल लेते हैं। एक है 2 kg का और एक 4 kg का है। तो एक के कारण 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक 6 मीटर, तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा M4 इंटू 10 इंटू 3, तो आ जाएगा 4 × 12 120 जूल। और इसका कारण आ जाएगा यहाँ पर 2 kg का है तो 2 इंटू 10 इंटू 6, तो यहाँ पर भी 120 जूल हुआ, मतलब जो दोनों का वर्क डन सेम है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ए, जब ऑब्जेक्ट 1 है, जो हैज ए ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी सिंस इज द हैवियर, जो है उसका ए का पोटेंशियल एनर्जी हैवियर है, तो इसका तो वर्क डन सेम ही है, तो ये का हैवियर तो कैसे होगा। और तो इसका एक गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ऑब्जेक्ट 2 इज ए ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी सिंस द लिफ्टेड टू द हायर पोजीशन वाले जो ऑब्जेक्ट है उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बड़ा है। तो हम जानते हैं कि वर्क डन दोनों का सेम ही है, तो वो दोनों का सेम ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। और थर्ड ऑप्शन है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैव ए सेम पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो इसका स्टेटमेंट थर्ड सही हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। और 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 4 kg ब्लॉक है, एक 4 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक है जी, अटैच टू द वर्टिकल स्प्रिंग, जो वर्टिकल स्प्रिंग के कारण अटैच है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर, इसका इस स्प्रिंग कांस्टेंट मान दिए हुए। दी स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है 5 मीटर डाउन हो जाता है, 5 सेंटीमीटर डाउन हो जाता है, तो हाउ मच द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोरेड इन द सिस्टम, तो सिस्टम के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पी का होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू इसका के इंटू हाफ इंटू के, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x का स्क्वायर फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हाफ इंटू 800 इंटू 0. इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.05 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो इसका 400 यहाँ काटने के बाद आया 400 में 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो आता है आंसर इसका 1 जूल आएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा 1 जूल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ए हैवी ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द वर्टिकल स्प्रिंग। एक हैवी ब्लॉक है जिसको वर्टिकल स्प्रिंग के द्वारा सस्पेंडेड है, लटके हुए है। दी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेड इन द स्प्रिंग इज 2 जूल उसका पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा यदि उसका इलोंगेशन 10 सेंटीमीटर होता है। उसका इलोंगेशन यदि 10 सेंटीमीटर होता है तो कितना होगा पूछ रहा है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जानते हैं फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का P हाफ इंटू के स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्स का होल स्क्वायर जो डिस्प्लेस किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर दिए हुए इसका 2 जूल 1/2 इंटू के का मान निकालना ही है इंटू एक्स इसका आ गया तो 0.0 मीटर में दिए हुए हैं। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 0.01 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा के इजक्वल टू आ जाएगा 4/0.0001 इतना आएगा। तो ऊपर जाने के बाद आ जाएगा 400 जूल आता है आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा 400 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन है। द हैवियर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड फ्रॉम द वर्टिकल स्प्रिंग, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर इन द स्प्रिंग इज 0.8 जूल। इस 0.8 जूल दिए हुए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है कि व्हाट इज़ द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इफ़ द स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन जूल। स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन जूल है। तो इसको बना कर देख रहे हैं। पहले जो दिए हुए 0.8 जूल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बाय इक्वल टू इसका हाफ हो जाएगा। हाफ होता है हाफ के एक्स स्क्वायर तक के कांस्टेंट दिए हुए है 100 इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर यही निकालना है कितना हुआ इलोंगेशन होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका करने पर यहाँ पर 50। अब निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.8/50। 0.8/50 इसको कर लेंगे और देखिए 0.8/50 आया था। एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.8/50। तो इसका रूट कर देंगे, यहाँ पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 0.126। तो इसको लगभग 13 मान लेते हैं, 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीटर में आएगा तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। द इलास्टिक फोर्स एज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, जो ग्राफ पर प्रेजेंट है, हाउ मच इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर बाय द स्प्रिंग व्हेन द स्ट्रेच बाय द 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच होने के बाद कितना आता है। तो इस पर जो फोर्स दिए हुए है वही kx होता है। यहाँ पर जो फोर्स दिए हुए है वह kx होगा, k इंटू एक्स। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है हाफ इंटू के एक्स इंटू एक्स कर देते हैं। के एक्स जो दिए हुए यहाँ पे तो कितना 10 सेंटीमीटर पर, तो 10 सेंटीमीटर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6
हाफ इंटू 6 इंटू 0 पॉइंट कितना है 0.01, तो आ जाएगा आंसर इसका आ जाएगा 22 का 0.3। जीरो कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.3 आ जाएगा, 0.3 जूल आता है। 20 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 23 हो गया, ये बुलेट पेनिट्रेटेड, ये एक बुलेट है जो पेनिट्रेट कर रहा है होल वुडन ब्लॉक को। ये बुलेट पेनिट्रेट ए वुडन ब्लॉक एंड लूज द वेलोसिटी बाय द हाफ। जो यदि वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करने के बाद उसका वेलोसिटी वह रिड्यूस कर जाता है, लॉस कर जाता है हाफ से, तो व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल जब ब्लॉक लिफ्ट कर जाता है, ब्लॉक से बाहर निकलता है, उस समय का काइनेटिक एनर्जी का बोल रहा है रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। तो फर्स्ट का है v ही है, सेकेंड में आ जाता है, तो इसका रेशियो कर देंगे तो यहाँ पे हाफ इंटू mv1, तो हाफ हो जाता है तो 1/2 हो जाएगा v का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ कट जाएगा, m से m और v से v कट जाएगा, और ये स्क्वायर है तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 4। रेशियो दोनों का 4 आता है, 4/1 हो गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि इनिशियल बाई फाइनल बाई 4/1। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रक ड्राइवर स्लम्प्स ऑन द ब्रेक ऑफ द मूव्स ट्रक विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v as the result of the action of the truck stop after the traveling distance d। ट्रेवलिंग करने के बाद स्टॉप कर जाता है यदि if the driver had been traveling with the twice of velocity। यदि ड्राइवर दुगना उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस इन फर्स्ट ट्रेवल के कंपेयर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। यदि v वेलोसिटी दुगना कर दिया तो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। 25 का देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस टू द टोटल एनर्जी ऑफ द मूव्स ऑब्जेक्ट इफ ऑल द अप्लाइड फोर्स इज कवर्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी एट रिमेन कांस्टेंट। यह कांस्टेंट होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मशीन डन 25,000 जूल ऑफ द वर्क इज इन 1 मिनट। 1 मिनट में 25,000 जूल वर्क करता है, तो व्हाट इज़ द पावर डेवलप्ड बाय दैट मशीन के द्वारा पावर डेवलप कितना होता है। हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम। जितना काम किया कि जितने टाइम में वर्क डन होता है उसी के रेशियो को हम बोलते हैं पावर। तो यहाँ वर्क डन किए हुए हैं, वर्क डन 25,000, तो 25,000 बाई हो जाएगा इसका 1 मिनट 60 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर देता है 25 का 600 वाट्स। इसका 600 वाट आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है 26 का 42। यहाँ कैलकुलेट करने के बाद आएगा 25, यहाँ पे 25,000 बाई 60 बराबर आता है 41.6, तो लगभग 42 मान लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर। ए कार ट्रेवल विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। द कार एनर्जी प्रोड्यूस ए 400 न्यूटन्स पुशिंग द फोर्स इन ओवर ए कीप of the speed constant. How much the power
डेवलप्ड बाय द इंजन, इंजन के द्वारा कितना पावर डेवलप करता है यदि कार द्वारा से 4000 न्यूटन उसका फोर्स पुश करता है 15 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका बना कर देख रहे हैं, तो भी दिए हुए है 50 मीटर्स। जानते हैं कि वर्क डन होता है वर्क बाई टाइम, वर्क का होता है F/S/T हो जाएगा वर्क डन, F इंटू एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स यहाँ S इंटू टी का हो जाएगा F इंटू भी, डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ पर फोर्स दिए हुए हैं 4000 इंटू 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 60,000 इसका आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप।